Dear students, today once again we should consider some more literary forms, device and movements. We have already discussed 179 questions. Today we are going to start question number 180. From 180 we are going to discuss today. Let us see क्वेश्चन नंबर 180. ए राउंड कैरेक्टर, इसे परिभाषा दी गई है राउंड कैरेक्टर की. ए कॉम्प्लेक्स वन, टाइप आर टू डायमेंशनल, वन विदाउट मच इंडिविजुअलाइजिंग डिटेल्स, ऑल द अबव. तो देखिए, जो राउंड कैरेक्टर होता है कॉम्प्लेक्स भी होता है, टू डायमेंशनल भी होता है, और जिसमें व्यक्तिपरक विवरण ज़्यादा नहीं दिए जाते, इंडिविजुअलिज्म नहीं होता, व्यक्तिनिष्ठ विवरण भी डिटेल नहीं होता. तो ये सारी चीज़ें इसमें समाविष्ट हैं, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑल द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, whom would we associate the phrase? जो फ्रेज की शैली है, वाक्यांश शैली को किस लेखन शैली में कौन जुड़ा है, वो ई.एम. फॉस्टर है. कौन है? इसका सीधा आंसर ई.एम. फॉस्टर. इनको फ्रेज शैली में, वाक्यांश शैली में लिखने की बात कही गई. व्हाट इज ए माउस ट्रैप? ए प्ले बाय बेन जॉनसन, ए कैरेक्टर ऑफ मार्लो, द नेम ऑफ प्ले विद इन प्ले इन हेमलेट. नन ऑफ दीज. तो देखिए, माउस ट्रैप, जैसे चूहेदानी में चूहे को ट्रैप करते हैं, वैसे आप द टेमिंग ऑफ द श्रीव जो पहले है शेक्सपियर का, और उसके बाद हेमलेट, उसका दूसरा नाम प्ले विद इन प्ले, नाट्य के अंतर्गत नाट्य, अर्थात जिसमें पात्र, जो लेखक है वो ऐसा संरचना करता है कि जो उसके अंदर सब प्लॉट होता है, उसमें चतुराई चालाकी से एक पात्र दूसरे पात्र को अपने जाल में फंसाना चाहता है. इस प्रक्रिया को माउस ट्रैप नाम दिया गया है. दूसरे शब्दों में प्ले विद इन प्ले, जैसे हेमलेट हो गया. और टेमिंग ऑफ द श्रीव में भी सबसे पहले शेक्सपियर ने कहा. फिर आया हु फर्स्ट यूज द टर्म प्रॉब्लम प्ले. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखिए, प्रॉब्लम प्ले शब्द को सबसे पहले कौन लाया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा. फ्रेडरिक एस बोस, जो बी ऑप्शन है, इसको ध्यान से देखिए. ये इनकी एक पुस्तक थी एफ.एस. बोस की 1896 की, जिस पुस्तक में इन्होंने शेक्सपियर, उसका पुस्तक का नाम था शेक्सपियर एंड हिज प्रेसिडेसर्स. क्या नाम था? शेक्सपियर एंड हिज प्रेसिडेसर्स. शेक्सपियर और उसके पूर्ववर्ती कवि करके हिंदी में उसका अनुवाद हुआ. तो एफ.एस. बोस ने उस अपनी पुस्तक में 19वीं सेंचुरी के एंड में, 1896 में, ये टर्म सबसे पहले प्रयोग किया. तो जान लें कि प्रॉब्लम प्ले टर्म को सबसे पहले यूज किया फ्रेडरिक एस बोस. दूसरा किताब का नाम शेक्सपियर एंड हिज प्रेसिडेसर्स, टाइम 1896. दूसरा, जो शेक्सपियर के जैसे प्रॉब्लम प्ले में ऑल्स वेल दैट्स एंड्स वेल, या मेजर फॉर मेजर, ट्रायलस एंड क्रेसिडा, इन्हीं को डार्क कॉमेडीज भी कहा जाता है. इसलिए प्रॉब्लम प्ले की शुरुआत तो विलियम शेक्सपियर ने 16वीं सेंचुरी में की, लेकिन बाद में आप जानते हैं जी.बी. शाह मॉडर्न ड्रामेटिस्ट के रूप में इन लोगों ने, जैसे जी.बी. शाह, काल्सवर्दी, इन लोगों ने सोशल और पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम थी उनके ऊपर लिखा. तो बाद में मॉडर्न पोएट ने भी बहुत इसका विस्तार किया, लेकिन प्रारंभ तो शेक्सपियर ने ही किया है, जैसे मेजर फॉर मेजर, ट्रायलस एंड क्रेसिडा, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, और इसी को डार्क कॉमेडीज कहते हैं. तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा एफ.एस. बोस, यानी बी. इसके पश्चात
क्वेश्चन नंबर 184, ए बैलेड इज रिटन इन, कई बार आया, आइएम्बिक मीटर में होता है, 10 सिलेबल्स, 5 फीट, इसलिए आइएम्बिक सी, सीधा आंसर। इसके पश्चात आता है विच फिगरेटिव टर्म, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डिड जॉन रस्किन गिव टू इंग्लिश लिटरेचर, रिपीटेड है। आप जानते हैं पैथेटिक फैलेसी को जॉन रस्किन इंग्लिश लिटरेचर में इस फिगरेटिव टर्म को लाए, जो दयनीय भ्रांति कहलाती है। इससे कई बार डिस्कस हुआ, जॉन रस्किन ने इंग्लिश लिटरेचर में इसको इन्वेंट क्वाइंड किया। इसके बाद द टर्म प्रॉब्लम प्ले वाज फर्स्ट अप्लाइड इन द प्ले बाय, देखिए आ गया 183 में जो था प्रॉब्लम प्ले की, मैंने पूरा डिटेल में चर्चा की। अब जो डिस्कशन है प्रॉब्लम प्ले फर्स्ट अप्लाइड किसने किया, वो भी शेक्सपियर ने किया, बाद में शाह वगैरह, तो इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा सी, शेक्सपियर। आइए 187, क्वेश्चन नंबर 187, हु ओपाइंड, किसने राय दी कि वी शुड राइट आउट आवर थॉट्स, यानी हमें अपने विचारों को लिखना चाहिए इन एज नियरली एज पॉसिबल द लैंग्वेज वी थॉट देम इन, ऐसी भाषा में होना चाहिए जो भाषा संभव हो, यानी कि जो विचार हैं, जो विचार आप के अंदर हैं, या जिस विचार पर, जिस ऑब्जेक्ट पर आप लिखना चाहते हैं, उससे जुड़ी हुई भाषा में लिखने का, ये कमेंट किया था रॉबर्ट ब्रिजेज ने। किसने किया? रॉबर्ट ब्रिजेज। इसके पश्चात विच टाइप ऑफ प्ले इज नॉट मेंट फॉर एक्टिंग, तो जो प्ले हमने आपको बताया था कि जिसमें परफॉर्मेंस नहीं होती, केवल गाया जाता है, उसको क्लोजेड ड्रामा कहते हैं, क्लोजेड प्लेज, यानी कि इसका बी ऑप्शन। क्या ऑप्शन है? बी। इसके पश्चात लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 189, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द मॉरलिटी प्लेज इज दैट, तो आप जानते हैं कि जो नैतिकता प्रधान कवि जो प्री एलिजाबेथन प्लेज थे, उसमें वर्च्यू और वाइसेस का मानवीकरण किया जाता था, यानी दे रिप्रेजेंट वर्च्यूज एंड वाइसेस एज पर्सनिफाइड फिगर्स, इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर डी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 190, कॉल्स द एसेज एज ए लूज सैली ऑफ द माइंड, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे की परिभाषा में इन्होंने कहा कि ये एक ढीली ढाली दिमाग की मूर्खता है, लूज शैली। ये बात जो इन्होंने कहा, ये ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एक पुस्तक थी 18th सेंचुरी की, 1755 की, उसमें मतलब जिसमें इरेगुलरिटी हो, नियमित व व्यवस्थित प्रदर्शन ना हो, उसको ऐसे कहा। और उसमें ये जो बात कही, ये डॉक्टर जॉनसन ने कही है। क्या कही है? डॉक्टर जॉनसन ने, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट उत्तर होगा डॉक्टर जॉनसन। इसके बाद पर्सनल एसे की बात आती है। पर्सनल एसे को इगोटिस्टिकल, प्राइवेट, वैकन, इगोटिस्टिकल एसे कहा जाता है, इसमें अहम बात का बोलबाला है, इसलिए इसका सीधा उत्तर ए। इसके बाद हुज आर्टिकल्स एंड एसेज आर नोन एज कवरले पेपर्स, तो कवरले पेपर्स के रूप में जोसेफ एडिशन का नाम आता है न्यू क्लास कॉलेज में। और उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 193, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 193 में है ए बैलेड इज संग टू द अकम्पनीमेंट ऑफ ए, अब वाद्य यंत्र का नाम पूछ रहा, तो फ्लूट, बांसुरी, लायर, वीणा, हारमोनियम, हार्प, तुरही नाम का एक बाजा, जिसको बजा के गाने का म्यूजिकल अकम्पनीमेंट में हार्प रहेगा, और फिडल, तो हार्प आएगा यहाँ पे, एप्रोप्रिएट आंसर हार्प।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेड सिंगर्स वर कॉल्ड एज, जो गाथा गीत के गायक हमको मिन्स्ट्रेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिन्स्ट्रेल्स, गायक मंडल उसको मिन्स्ट्रेल्स कहते हैं। उसके बाद ए स्टैंजा ऑफ ए बैलेड इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल कपलेट क्वाट्रेन फीट। तो बैलेड में क्वाट्रेन होता है। क्या होता है? क्वाट्रेन, क्योंकि उसमें भी आप जानते हैं जो चार उसकी वो होती है, चार पंक्तियों का। क्रिटिसिज्म इज द आर्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग आर्ट। बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे आर्ट्स फॉर आर्ट से का नारा दिया वाल्टर पेटर ने, और एस्थेटिसिज्म के अंतर्गत ऑस्कर वाइल्ड ने। तो क्रिटिसिज्म इज द आर्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग आर्ट, जो आलोचनावाद है वो कला की व्याख्या करने का, आर्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग, कला की व्याख्या के लिए, वही आर्ट्स फॉर आर्ट से। तो ये श्रेय जाता है वाल्टर पेटर को 19वीं सेंचुरी में। उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 197, हु रोट पोएट्री पोएटिक डिक्शन। तो ये मैंने आपसे बताया था कि न्यू क्लासिकल पोएट्स ने लिखा, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर ए। फिर आया डॉक्टर जॉनसन सेज अबाउट द ऑब्जर्वेंस ऑफ द क्लासिकल ड्रामेटिक यूनिटीज इन ए प्ले। देखिए, ड्रामेटिक यूनिटीज में इन्होंने जो यूनिटी ऑफ एक्शन है उसी पर बल दिया है। यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस पर नहीं, यूनिटी ऑफ एक्शन शुड बी ऑब्जर्व, इस पर बल दिया है, एम्फासाइज किया है, फोकस किया है, इसलिए इसका आंसर सी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 199, द हीरोइक कपलेट जनरली, आप जानते हैं वो भी आइएम्बिक पेंटामीटर में होता है, बस उसमें राइम्ड टुगेदर होता है और ब्लैंक वर्स में अनराइम्ड टुगेदर होता है, इसलिए इसका ए। इसके पश्चात हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 200 पे, हीरोइक ड्रामा वाज ए फॉर मेनली स्पेसिफिक। तो ये 17वीं सेंचुरी में जो हीरोइक ड्रामा शुरू हुआ, चाहे वो एब्सोलम मेफिस्टोफेल हो, ये सबसे प्रमुख जो ड्राइडन लाए उसका पीरियड है रिस्टोरेशन पीरियड। 17वीं शताब्दी में 1660 के बाद। उसके बाद वर्स लिब्रे, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको वर्स लिब्रे को हम लोग फ्री वर्स भी कहते हैं, ओपन फॉर्म भी कहते हैं राइम की, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 202, द रेगुलर ओड इज क्लोज इमिटेशन ऑफ पिंडारी कोड होता है, जो रेगुलर ओड होता है, इसलिए इसका पिंडौर डी। फिर आया what do we call a piece of writing that is an imitation of action that is serious and complete। आप जानते हैं पोएटिक्स नामक अपनी रचना में अरस्तु ने, अरिस्टोटल ने इसका उल्लेख किया। ये ट्रेजेडी की परिभाषा है कि ट्रेजेडी जो होती है इज एन इमिटेशन ऑफ एक्शन दैट इज सीरियस एंड कंप्लीट। मतलब इन्होंने कहा कि जो एक्शन है उसका महत्व दिया, इन्होंने जो है करेक्टर पर बल नहीं दिया, प्लॉट पे बल दिया, इससे ट्रेजेडी। और क्योंकि इमिटेशन ऑफ एक्शन, इन्होंने एक्शन का इमिटेशन करना कहा, ये सीरियस बात है और ये पूर्णता लाती है। अर्थात जो ये स्थिति जब आती है तो हम मानसिक रूप से जब ट्रेजेडी में ट्रेजिक सीन देखते हैं तो हमारे सेंटिमेंट्स प्रभावित होते हैं, उसी से कैथारसिस का जन्म होता है, परगेशन ऑफ सेंटिमेंट्स होता है, परगेशन ऑफ फीलिंग्स होता है, और परगेशन ऑफ फीलिंग्स से कैथारसिस होता है, जिससे दर्शक उस सीन को देख करके भावुक हो जाता है, रोने लगता है, उसके अश्रुपात होने लगते हैं। इसलिए 203 का एप्रोप्रिएट आंसर ए ट्रेजेडी। एल्यूजन कई बार चर्चा किया, एन इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू सेम इवेंट, पर्सन, प्लेस और आर्टिस्टिक वर्क, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा सी। अब लास्ट क्वेश्चन आज इस सीरीज का,
ए बैलेट कई बार आया, बैलेट माने गाथा गीत या फोक सॉन्ग ओरली ट्रांसमिटेड पोएम डीलिंग विद ए पॉपुलर स्टोरी। कोई लोकप्रिय कथा का विवेचन जिसमें हो उसको काव्य रूप में परिणत किया जाए, उसको गाथा गीत कहते हैं, फोक सॉन्ग, लोकगीत। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा 205 का सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे। एक क्वेश्चंस के बाद अभी 2 इसी सीरीज में और हम वीडियो डालेंगे, जिससे मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं, आई वुड लाइक मेक इट क्लियर, इफ द कैंडिडेट इज डिटरमाइंड रिगार्डिंग प्रिपरेशन फॉर TGT PGT and he or she practices it properly, again and again try to inculcate in their respective minds, it will be very, very fruitful and very, very beneficial for targeted studies in order to prepare for TGT, PGT, NET, UGC NET, JRF, etc. Thank you very much.